Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma, your paper 2 education faculty at PW UGC NET. आज के क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके दिसंबर 2025 के UGC नेट प्रिपरेशन की। तो सबसे पहली जो क्लास है उसके अंदर आई वेलकम अवर न्यू स्टूडेंट्स एंड द ओल्ड ऑफ कोर्स। तो आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि UGC नेट एग्जाम के अंदर अगर आप स्पेशली पेपर 2 एजुकेशन के अंदर बैठना चाहते हो, देना चाहते हो एग्जाम, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलेबस। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, बेशक यूपीएससी है, कोई स्टेट एग्जाम है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो एक रामबाण ये है कि आपको सिलेबस को स्टिक करके ही अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं वो तभी आप कर सकते हो जब कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम ये जानते हैं कि ये मेरे लिए स्लाइड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो मैं हूं यूट्यूब के ऊपर क्लासेस लेके आऊंगी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को, और हमारी जो पेड कोर्स क्लास है वो होती है हर दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हो या थर्सडे हो या फ्राइडे हो। जब तक कि आपका दिसंबर 2025 का एग्जाम नहीं होता, हम लगातार रोज क्लासेस लेके आते हैं। तो कुछ मेरे बारे में, ये हमारा बैच लॉन्च हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। जो फ्री लर्नर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर पढ़ते हैं, तो मैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ही पढ़ाती हूँ। शाम के 5 बजे मेरा टाइम है। जो बच्चे मुझे नए से जानना चाहते हैं तो मेरा नाम आप देख सकते हैं, 13+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 75,000 स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर सकती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है पीएचडी एजुकेशन, जो कि मैंने जेआरएफ के तहत किया है पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस चंडीगढ़ से। इसके अलावा मेरी क्वालिफिकेशंस हैं एमफिल, एमए इन इंग्लिश, और मैंने अपनी सारी जो स्टडी है वो पीयू कैंपस से ही की है, और जेआरएफ अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया था, वो भी अपने मास्टर्स के बीच के अंदर, बीच सेमेस्टर में। और मैं 5 बुक्स को ऑथर कर चुकी हूँ। आई हैव ऑथर्ड 5 बुक्स, जिसमें से 4 बुक्स आर ऑन यूजीसी नेट। 2 बुक्स मेरी पेपर 1 के ऊपर है और 2 बुक्स मेरी पेपर 2 एजुकेशन के ऊपर है, और एक किताब मेरी है एनसीईटी के ऊपर, जो कि हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 6 बहुत ही जल्दी आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये यूजीसी नेट एग्जाम होता क्या है। देखिए, अगर आप हमारे देश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो देना होता है। यूजीसी नेट एग्जाम कराती है एनटीए, और ये होता है साल में 2 बारी, ट्वाइस अ ईयर ये एग्जाम होता है, अराउंड जून के अंदर, और उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल होता है वो होता है दिसंबर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ना आपको 3 तरह से एलिजिबिलिटी जो है वो मिलती है। सबसे पहले, अगर आप नेट क्रैक करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो डेफिनेटली इसका मतलब है आप जो टॉप के 1% होते हैं ना बच्चे, उनको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ का मतलब आपको स्कॉलरशिप सरकार दे रही है, किस लिए? फॉर पीएचडी। स्कॉलरशिप फॉर कर लो, ऑफ नहीं, स्कॉलरशिप फॉर डूइंग योर पीएचडी 5 साल के लिए मिलती है। और प्लस आपको बोला जाता है कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कोर्स बन सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जनरली टॉप के 1% जो बच्चे हैं वो आते हैं, और टॉप के 6% जनरली नेट क्रैक करते हैं। इसके अलावा कई बच्चे जो नेट और जेआरएफ क्रैक नहीं कर सकते लेकिन कर पाते हैं, और लेकिन जिनका स्कोर फिर भी ठीक होता है, उनको पीएचडी क्राइटेरिया के अंदर सिलेक्शन उनकी होती है। इसका मतलब है कि उनके पास नेट तो है नहीं, जेआरएफ तो है नहीं, लेकिन वो पीएचडी, जो यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल स्टेट अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो पीएचडी जो उनका 1 साल का जो स्कोर होता है वो वैलिड होता है पीएचडी एडमिशन के लिए। और जब आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने समझ लिया कि क्या है कि आप 3 तरह से इसमें सिलेक्टेड होते हो। एक नेट, जेआरएफ और पीएचडी। इसका कट ऑफ सबसे हाई होता है, इसका उससे कम होता है, और इसका तीनों के अंदर सबसे कम होता है। पीएचडी करेंगे और उसके बाद
1 साल के लिए ये स्कोर वैलिड होता है और 1 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना है। पीएचडी के अंदर नहीं होता तो भाई दोबारा देना पड़ेगा पेपर, राइट। तो कोशिश यही करिए कि भाई जेआरएफ और नेट ही आप कर लो, क्योंकि नेट में कोई एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। जेआरएफ के अंदर एज लिमिट है, नेट में नो एज लिमिट। तो ऑलवेज प्रेफर कि भाई नेट क्रैक करो और जल्दी से असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ और साथ में आपकी पीएचडी तो होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है? वो जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है, मास्टर्स की डिग्री है। अच्छा ठीक है, मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो एटलीस्ट इंटीग्रेटेड यूजी कोर्स होगा आपके पास, ठीक है। इंटीग्रेटेड यूजी आपने किया है 4 ईयर का, लेकिन उसके अंदर आपके 75% नंबर आने चाहिए, तभी आप बैठ पाएंगे इसके लिए एंड फॉर योर पीएचडी, ओके। ये ध्यान रखिएगा आप। अब जो ये एग्जाम है ये सीबीटी मोड के ऊपर होता है। इसकी ड्यूरेशन रहती है 3 घंटे, 2 साल में होता है। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे लिखा हुआ है। टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे एमसीक्यू होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी हमारे यहां पे अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग होती है। सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज के साथ है और मीडियम जो है इंग्लिश है और हिंदी होता है। इसके साथ में एक और चीज बता दूं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इन केस हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर डिस्क्रिपेंसी होती है तो इंग्लिश को सही माना जाता है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपको दिए जाएंगे। ऑब्वियसली अगर किसी की संस्कृत लैंग्वेज है ना, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास लैंग्वेज है संस्कृत के, तो ऑब्वियसली संस्कृत में क्वेश्चंस होंगे। बंगाली है, अरबिक है, तो उनकी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियरली हमने लिखा है लैंग्वेज कोर्सेज के अंदर एक्सेप्शन होती है। ऑनलाइन मोड होगा। जो आपका पेपर 1 होता है ये कॉमन होता है। पेपर 1 इज कॉमन। अभी 85 सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपका नेट का एग्जाम है वो कंडक्ट होता है 85 सब्जेक्ट्स के अंदर, प्लस ये भी और ऐड हो रहे हैं। और जो पेपर 1 है ये होता है कॉमन। इसका नाम होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। ये आपको हमारे यहाँ पे निशान सर, गुलशन मैम पढ़ाते हैं। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं और 85 सब्जेक्ट्स में इसका जो सिलेबस है वो सेम होता है, राइट। सभी को ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आप पास करते हो तब आते हो आप पेपर 2 के ऊपर। मतलब ये एग्जाम तो इकट्ठा ही हो रहा है, पेपर 1 और पेपर 2, बट क्राइटेरिया है दैट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40% इन पेपर 1, तब आप एलिजिबल होगे फॉर इवन सिलेक्शन, फॉर इवन मैचिंग द क्राइटेरिया। और जो आपका मेन होता है पेपर, जैसे कि अपना है एजुकेशन मेन पेपर, उसके अंदर कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 के अंदर कितने क्वेश्चन हैं? 50। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 50 क्वेश्चंस 100 नंबर के हुए। और हमारा जो मेजर जैसे एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन के होंगे 100 क्वेश्चन, इंटू 2 कर लो 200 नंबर, तो टोटल आपका पेपर होगा 300 नंबर का, ओके। 300 मार्क्स का टोटल होता है। 3 घंटे आपको मिलते हैं पूरा का पेपर करने के लिए, पूरा का पूरा पेपर। ऑलराइट, ये डिटेल है। अब हम सीधा आते हैं अपने एजुकेशन के सिलेबाई के ऊपर, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको इससे पहले, देखो मैं आपको सिलेबाई तो बता रही हूं, इस सिलेबाई को आपको फॉलो करना है एवरी टॉपिक। और ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है मास्टर्स के बच्चे जो है वो सोचते हैं कि भाई मास्टर्स पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट में बैठ जाएंगे, सेम सिलेबस। नहीं बेटा, यूजीसी नेट का सिलेबस मास्टर्स के सिलेबस का बहुत बड़ा परसेंटेज है। मास्टर्स तो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन 25% ही है यूजीसी नेट सिलेबाई का। पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप यूजीसी नेट में बैठना चाहते हो तो ये मान के चलिए आपको इसकी तैयारी जो है वो 5-6 महीने पहले से ही करनी पड़ेगी। और ये गलती से मत सोचिएगा कि मास्टर्स को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उसमें गोल्ड मेडल ले लेंगे, हाईएस्ट परसेंटेज ले लेंगे। नो, पैटर्न एंड सिलेबाई आर वेरी वेरी डिफरेंट। तो चलिए हम आते हैं पेपर 2 के सिलेबस में। एजुकेशन के सिलेबस के अंदर होती हैं 10 यूनिट्स, ऑल 10 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहली यूनिट जो है वो होती है अपनी फिलॉसफी, जिसका नाम है एजुकेशनल स्टडीज। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं फटाफट कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हैवी यूनिट है। हैवी का मतलब है बहुत क्वेश्चंस, इसमें से मिनिमम 12 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो एजुकेशनल स्टडीज में हम क्या करेंगे? हम करेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी,
इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी यानी कि आप पढ़ेंगे वेदांत, सांख्य, योग, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये आप हमारे साथ जो है पढ़ने वाले हो। साथ में आप करोगे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, ये सारा का सारा आपका जो सिलेबाई का पार्ट है। ठीक है, ये देख लिया आपने, ये इंडियन स्कूल्स हैं, ये वेस्टर्न स्कूल्स हैं, आपका ये सिलेबाई के अंदर है। फिर आते हैं इसके सोशियोलॉजी के पोर्शन के ऊपर। फिलॉसफी हो गया, अब सोशियोलॉजी के अंदर क्या है? सोशियोलॉजी के अंदर तीन मेन थ्योरीज होती हैं सोशियोलॉजी में, वो होती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो आप वो थ्योरीज करोगे मेरे साथ। उसके बाद कौन से प्रकार की सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है, तो इसके अंदर डिफरेंट तरह की सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर फैमिली, स्कूल, मास मीडिया एक्सेट्रा आप करेंगे। फिर आप करेंगे कि भाई सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं, डिफरेंट तरह की सोशल मूवमेंट्स, जिसमें आप रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, ये सब करेंगे। प्लस आप करेंगे कुछ अप्रोचेस, साथ में सोशल मूवमेंट्स के अंदर जो थ्योरीज हैं। ओके, बहुत डिफरेंस होता है थ्योरी के अंदर और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट के अंदर। अब बताओ, ये मास्टर्स में बताया जाता है? बताया जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम बता देंगे। तो थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स के अंदर रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी जो है ये आपके सिलेबाई के अंदर है। और कुछ और सोशल मूवमेंट थ्योरीज हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। इसके बाद और सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन के अंदर हम कंट्रीब्यूटर्स करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीब्यूटर्स करते हैं और इंडियन कंट्रीब्यूटर्स, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, औरोबिंदो, गांधी जी, टैगोर, सावित्री भाई फुले, जिदू कृष्णमूर्ति, ये हमारे मेन थिंकर्स हैं कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी। और हम करते हैं वेस्टर्न थिंकर्स। इस टाइम के ऊपर आपके 3 वेस्टर्न थिंकर्स हमारे सिलेबस में हैं, जिसके अंदर मेरी वोllstonecraft, नेल नॉर्डिंग्स और साथ में कौन है? मेरी वोllstonecraft, नेल नॉर्डिंग्स और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलो फ्रायर। और इसके बाद हम करते हैं नेशनल वैल्यूज एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर मैं आपको प्रियम्बल और बहुत थोड़े से भारी आर्टिकल्स हैं जो हमको इजी तरह से हम आपको पढ़ाते हैं, ताकि आप बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल्स देखिए कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन यही अगर गाइडेंस होगी तो आपको पता है भाई ये चीजें पढ़नी है, एजुकेशन रिलेटेड है और आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा यूनिट 1 का सिलेबस है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ये स्लाइड लगाई है, तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके साथ मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी हमारे ऑफिशियल ग्रुप के अंदर। अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट पे, जिसका नाम है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। आजकल ट्रेंड है, बहुत क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं भाई, ट्रेंडिंग यूनिट है। अगेन इसके अंदर 10 से 12 मिनिमम बता रही हूं, 10 से 12 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट करते हैं क्या क्या है इसके सिलेबस में। हिंदी वाले बच्चों फिर से बता रही हूं, यू हैव द हिंदी वर्जन ऑफ इट ऑल्सो। कमिंग ऑन टू द टॉपिक्स, कमेटीज, कमीशंस और पॉलिसीज, क्या फर्क होता है सबसे पहले इनके अंदर मैं आपको वो बताती हूं। उसके बाद हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशंस कौन से हैं? कोठारी कमीशन, मुदलियार कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन, ये सब आप करते हो। ठीक है, कमेटीज के अंदर यशपाल कमेटी, दोनों स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जस्टिस वर्मा कमेटी, ये आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स में करते हो। इसके बाद नेशनल पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन 1968, 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इसके अलावा जनार्दन रेड्डी कमेटी, रामामूर्ति कमेटी, और इसके अंदर मेंशन्ड नहीं है लेकिन जब से पॉलिसी आई है वो पढ़ाती हूं आपको, और वो है एनईपी 2020। इस बारी भी बच्चों ने बोला है 4 से 5 क्वेश्चंस एनईपी से पूछे गए हैं। भाई इसके नेशनल नॉलेज कमीशन भी है आपके सिलेबाई के अंदर, मैंने कमीशंस और पॉलिसीज ऑलरेडी आपको बता दी हैं। फिर उसके अंदर ना आप पढ़ते हो कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, पॉलिसीज और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉलिसी बिल्डिंग के अंदर कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, किस तरह हम जानते हैं ये पॉलिसी ऑप्शंस, किस तरह पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, किस तरह हम इवैल्यूएट करेंगे कि पॉलिसी अच्छी है या खराब है, पॉलिसी साइकिल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम करेंगे। मैं आपको बताऊं,
घबराने की ज़रा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मेरे साथ पढ़ोगे इसको कोर्स के अंदर तो आपको ये बहुत आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एकदम से जब नया बच्चा सिलेबस देखता है तो आधे तो वैसे ही मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपको मोरल अप रखना है, बिकॉज हम ये सब ऐसे ही कवर कराते हैं। आप देख पा रहे होगे कि मेरी बैक है, मुझे पीपीटी की ओर मुड़ना भी नहीं पड़ रहा है, एंड वी नो द टॉपिक्स। दैट इज वाई व्हेन यू विल ऑल्सो कम टू अस, तो आपके भी ऐसे ही आपको सारा का सारा कुछ याद हो जाएगा और बिल्कुल भी आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे और घबराएंगे नहीं। फिर एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अगेन इकोनॉमिक्स सुन के वैसे ही घबरा जाओ, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, एजुकेशन के अंदर इकोनॉमिक्स कैसे अप्लाई होती है। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या है, ह्यूमन जो कैपिटल थ्योरी है वो सिग्नलिंग थ्योरी से कैसे डिफरेंट है, फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, माइक्रो लेवल फाइनेंसिंग क्या होती है, मैक्रो लेवल क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, ये आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई पॉलिटिक्स और एजुकेशन का क्या रिलेशन है। यानी आप एक चीज देखो, हमारा एजुकेशन का सिलेबस इतना मजेदार है कि हम इसके अंदर फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स जब आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे कि जो कंजर्वेटिव पार्टीज होती हैं, ठीक है, पता है ना आपको, ये तीन तरह की होती है, क्रिटिकल, एक कंजर्वेटिव, एक साथ में लिबरल, जिसको लेफ्ट विंग राइट विंग बोलते हैं। तो इनका एजुकेशन के प्रति क्या पर्सपेक्टिव है, ये आप पढ़ते हो, ये लिखा होगा यहाँ पे, कंजर्वेटिव क्रिटिकल अप्रोच आप पढ़ते हो, साथ में लिबरल, साथ में जो थ्योरीज हैं पॉलिटिक्स की अप्रोचेस, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी क्या होती है, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके किसके अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ये हिंदी में दिए गए हैं। अब हम आते हैं साइकोलॉजी की यूनिट पे, जिसका नाम है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसके अंदर क्या है, सबसे सिंपल, क्योंकि ये कुछ बहुत कनेक्टिव होता है आपका जो आपने बीएड एमएड किया है, बट ये उसका बहुत बड़ा एक्सपेंशन भी है, क्योंकि मास्टर्स में आप थोड़ी सी ही कर पाते हो थ्योरीज। तो अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि भाई डिफरेंस क्या है। आप पियाजे की जो थ्योरीज हैं वो करते हो, पियाजे की जो 4 स्टेजेस होती हैं, इसके अलावा 4 स्टेजेस के कीवर्ड्स क्या हैं, उन 4 स्टेजेस के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके आगे सब स्टेजेस क्या हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं आपको ये लंबे चौड़े सिलेबस के अंदर, आप जब मेरे साथ क्लास में आते हो तो मैं आपको लिटरली बताती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको करने हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आप पर्सनालिटी की थ्योरीज करोगे, जिसके अंदर आप फ्राइड की थ्योरी, रॉजर्स की थ्योरी, फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी है इनकी, कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक है, ऑलपोर्ट की ट्रेट है, वाइथहैमर, कॉफका जो है ये जेस्टॉल्टिस्ट है, तो ये आप करते हो। फिर आप कॉन्सेप्ट करते हो कि भाई मेंटल हेल्थ और हाइजीन क्या होता है। इसके बाद आप इंटेलिजेंस की थ्योरी आप करेंगे मेरे साथ, जिसके अंदर आप स्टार्ट करते हो एक तरह से स्ट्रक्चरलिज्म से, यूनिटरी थ्योरीज, ठीक है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी, स्पीयरमैन की थ्योरी, गिलफोर्ड की थ्योरी। इसके अलावा जो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है गार्डनर की, ये आप सारी की सारी पढ़ते हो। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, डेनियल गोलमैन ने क्या थ्योरी दी। इसके अलावा आप पढ़ते हो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। फिर हम आते हैं लर्निंग थ्योरीज के ऊपर, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंदर कौन है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, इनके डेप्थ में जाते हैं हम, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग क्या है, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, बहुत डेप्थ में हम इसको पढ़ते हैं। फिर कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या होती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं, और सोशलाइजेशन गोल्स क्या होते हैं। फिर हम करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल गाइडेंस, डिफरेंस क्या है गाइडेंस और काउंसलिंग के अंदर, काउंसलिंग की बहुत सारी थ्योरीज, उसके टाइप्स, डायरेक्टिव क्या है, नॉन डायरेक्टिव क्या है, इक्लेक्टिक क्या है। इसके बाद आप अप्रोचेस करते हो, ठीक है, जिसके अंदर इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो चल रही है वो है REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी, ये आप करते हैं, जो कि किसने दी है, एल्बर्ट एलिस ने।
इसके बाद आप पर्सन सेंटर, जिसको कि हम पहले क्लाइंट सेंटर भी बोलते थे, वो कार्ल रॉजर्स ने, और उसके बाद अगेन काउंसलिंग के अंदर डिफरेंटली बिहेवियरिस्टिक थ्योरी अपने आप में क्या कहती है, रैशनल अपने आप में क्या कहती है, इमोटिव एंड रियलिटी आपस में कौन सी थ्योरी का क्या पर्सपेक्टिव है, हम ये करेंगे। ये रहा आपका हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द सिलेबाई यूनिट नंबर 3, ये डिटेल के अंदर है। उसके बाद हम आएंगे हमारी यूनिट नंबर 4 के ऊपर, जिसका नाम है टीचर एजुकेशन। देखने में बहुत लंबी चौड़ी लग रही है, बहुत सिंपल है, एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। टीचर एजुकेशन, इसमें आप क्या करोगे, प्री सर्विस क्या होता है, जैसे मतलब बीएड हो गया, एमएड हो गया, प्री हो गया ना, मतलब नौकरी करने से पहले। इन सर्विस, जब आप नौकरी कर लेते हो तो एजुकेशन बंद नहीं होती है, तो प्री सर्विस में कौन से कोर्सेज होते हैं, प्री सर्विस के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे इस टाइम पे फाउंडेशनल, मिडिल, सेकेंडरी स्टेज जो है, प्रेपरेटरी स्टेज, टीचर ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे होती है, देश के अंदर नॉर्म्स क्या है। जब आप इन सर्विस आ जाते हो, इंडक्शन कैसे होती है, ओरिएंटेशन कैसे होती है, किस प्रकार से टीचर की इन सर्विस टीचर एजुकेशन होती है, सेमिनार्स के तहत, फैकल्टी डेवलपमेंट के तहत, सिंपोजियम्स के तहत, वर्कशॉप्स के तहत, कॉन्फ्रेंसेस के तहत, ये सारा का सारा आप टीचर एजुकेशन के अंदर करते हो। प्लस बहुत सारे अप्रोचेस हैं, जैसे ट्रांजैक्शनल, टीचर्स किस तरह पढ़ाते हैं, डिफरेंट मेथड्स हो गए, लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, है ना, प्लेवे मेथड हो गया, आप ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, डिस्कवरी ओरिएंटेड हो गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो गया, ये सारा का सारा आप पढ़ते हो अलॉन्ग विद एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसके बाद आप करते हो डिफरेंट तरह के नॉलेज बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर का नॉलेज बेस क्या होता है, और इसके अंदर आपकी 3 जो लोग हैं उनकी कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं। सबसे पहले हैं शूलमैन, फिर हम डेंगेनल्यूक का पर्सपेक्टिव करते हैं, और फिर हम हैबरमैस का करते हैं नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी, और साथ में मैं आपको कराती हूँ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। वो आपके सिलेबाई नहीं है, लेकिन उस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं वो करवाती हूँ। प्लस इसके अंदर रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसमें अगेन बिहेवियरिस्टिक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन होता है। इन सर्विस आपको मैंने बता दिया है। प्लस इन सर्विस के अंदर जो बॉडीज हैं, जैसे एसएसए हो गया, ठीक है, एनसीटी हो गया, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट्स, इनका क्या रोल रहता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन करवाने में, ठीक है। किस प्रकार से पर्पस डिसाइड किया जाता है प्रोग्राम के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, क्या ड्यूरेशन रहता है, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपने आपको, मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, बजट कैसे मेंटेन करते हो, और फिर आप लास्ट में करते हो कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन कैसा है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। प्रोफेशनलिज्म अच्छे के लिए आपको पता है एक प्रॉपर प्रियम्बल भी बनी हुई है टीचर्स की, तो वो आपको मैं प्रियम्बल भी करवाती हूँ। उसके अंदर टीचर के क्या रोल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, कोलीग्स, वो सब हम करते हैं। प्लस आजकल के जमाने में टीचर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, और स्पेशली 21st सेंचुरी के स्किल्स कौन से होने चाहिए, जिसके अंदर बच्चे, आप टीपैक की थ्योरी आप मेरे साथ करते हो। टीपैक बताता है कि आप आईसीटी जो है उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हो अपनी टीचिंग के अंदर। तो ये है आपका यूनिट नंबर 4। हिंदी में यहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पे, जिसका नाम है करिकुलम स्टडीज, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है ना, डोंट वरी, बहुत सिंपल है, ये भी ट्रेंडिंग है। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई करिकुलम क्या है, ठीक है, करिकुलम के प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। इस बार स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि भाई स्टेप्स ऑफ करिकुलम पूछे गए हैं, स्टेप्स ऑफ करिकुलम बिल्डिंग, करिकुलम प्लानिंग, ठीक है। करिकुलम जब बनता है तो उसके पीछे की फिलॉसफी क्या होती है, थॉट कैसे होती है। अगर मुझे करिकुलम बनाना है तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी में बेस्ड है, और सोसाइटी के साथ वो कैसे कनेक्टेड है, जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड कैसे। अब जैसे 10th का जो बच्चा है उसको मैं 6th का सिलेबस तो पढ़ाऊंगी नहीं, 6th वाले को 7th का नहीं पढ़ाएंगे, तो इनके ये जो बेसिस हैं ये हम करते हैं कि कैसे करिकुलम के अंदर ये चीजें हेल्प करती हैं। करिकुलम डिजाइनिंग मॉडल्स आप अलग से करते हो, करिकुलम के प्लानिंग कैसे होती है ये आप अलग से करते हो, करिकुलम की इवैल्यूएशन कैसे होती है ये आप डिफरेंट करते हो, साइंटिफिक यानी टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल, नॉन साइंटिफिक मॉडल्स जो है वो आप करते हो। प्लस हमारे देश के अंदर
यूजीसी, एनसीटी और बाकी जो गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, करिकुलम डेवलपमेंट में उनका क्या रोल होता है, ये हम करेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बोला था, करिकुलम डिजाइन मॉडल्स हैं, जिसके अंदर ट्रेडिशनल और कॉन्टेम्प्ररी मॉडल करते हो। एकेडमिक मॉडल क्या है, एकेडमिक जिसको डिसिप्लिन मॉडल भी बोलते हैं। कॉम्पिटेंसी, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट मॉडल, आउटकम मॉडल, इंटीग्रेटिव इंटरवेंशन, सीआईपीपी मॉडल, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल्स करने होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको मेमोराइजेशन की भी जरूरत होती है, जस्ट लाइक यूनिट नंबर 2 ऑल्सो। देन इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या क्या होता है, क्या क्या अप्रोचेस रहती हैं, और इसके अंदर हम एकेडमिक और कॉम्पिटेंसी करते हैं अप्रोच। करिकुलम को इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर आप स्टेक्स मॉडल करते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआईपीपी मॉडल करते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्कपैट्रिक का जो मॉडल है, स्क्रिवन्स गोल्फ्री मॉडल, ये सारे के सारे आपके सिलेबस के अंदर हैं। और फिर लास्ट के अंदर आता है बहुत ही सिंपल सी चीज कि कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट में इंपैक्ट करते हैं, जैसे स्टूडेंट का रोल क्या है, टीचर का रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, क्या जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडीज हैं, उनके रोल क्या है, प्लस हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर मदद करते हैं, उनके क्या रोल है, हम ये करते हैं। जब आप प्लानिंग की बात कर रहे हो तो टाबा मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में बहुत सारे और मॉडल्स हैं, व्हीलर मॉडल हो गया, अलेक्जेंडर सेलर मॉडल, हंकिन मॉडल, ये सारा का सारा आप इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर करते हैं। यूनिट नंबर 5 ये रहा उसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब पता नहीं इस यूनिट से बच्चे क्यों घबराते हैं, मेरी तो सबसे प्यारी यूनिट ये है, मुझे सबसे अच्छी यूनिट ये लगती है, रिसर्च इन एजुकेशन। बहुत बड़ी लग रहा है ना सिलेबस, ट्रस्ट मी, आप एक बार जब मेरे साथ कोर्स ज्वाइन करते हो तो इतने स्ट्रक्चर्ड वे में, कब मक्खन मलाई की तरह हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कवर करोगे कि भाई एमए के लिए, एमएड के लिए पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। और जो पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है, तुम्हारी नॉलेज जो है वो गेन हो रही है। अब आते हैं रिसर्च के ऊपर। रिसर्च के अंदर हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो मैं ये पढ़ाती हूँ कि भाई साइंटिफिक मेथड और रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उनकी सिमिलैरिटी है। फिर हम करते हैं कि जैसे साइंटिफिक मेथड है या रिसर्च है, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पार्सिमनी हो गया, फॉल्सिफाइबिलिटी हो गया, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, ये सब करते हैं। डिफरेंट तरह के साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी मेथड जिसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी बोलते हैं, राइट, एक्सप्लेनेटरी, ये सब करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू एम, जिसके अंदर फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च आते हैं। फिर हम करते हैं कि रिसर्च बेस्ड ऑन डेटा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होती है। फिर हम मेन डिजाइन करते हैं बच्चे डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल। दैट्स नॉट इट, डिस्क्रिप्टिव के खुद के बहुत टाइप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल के खुद के बहुत से टाइप्स हैं, हिस्टोरिकल के खुद से बहुत सारे टाइप्स हैं। ये सारे के सारे मैं आपको रिसर्च के अंदर, यूनिट के अंदर कराती हूँ। फिर रिसर्च का जो मेन स्तंभ है, वेरिएबल क्या होता है, कौन से प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवीनिंग, एक्सट्रेनियस, कन्फाउंडिंग, मॉडरेटर वेरिएबल, सैम्पलिंग क्या होती है, कौन सी तरह की सैम्पलिंग हम करते हैं, किस टाइम पे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये सारा का सारा आप करते हो। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है बनने का, नल हाइपोथेसिस क्या है, और ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैम बोल रही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, डायरेक्शनल क्या है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी यानी कि रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टेक्निक्स, ये सब करेंगे। प्लस जब आप टूल्स ऑफ रिसर्च, जब आप क्वेश्चनर्स वगैरह बनाते हो तो उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी कैसे देखी जाती है, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ये सारा का सारा आता है। स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ रिसर्च प्रपोजल आता है, रेटिंग स्केल क्या है, क्वेश्चनर क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इंटरव्यू, ये सारा का सारा आप करते हो मेरे साथ यूनिट नंबर 6 के अंदर। लेकिन हमारी ये यूनिट अभी तो खत्म हुई नहीं है, क्योंकि अभी हम आएंगे स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के ऊपर। तो आप बहुत ही मजे से स्टैटिस्टिक्स मेरे साथ पढ़ते हो, और मैं जितना मेरे को फीडबैक मिला है वो यही है कि इस तरह से बच्चे यहाँ पे स्टैट्स पढ़ते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, बेसिक्स आता है, प्लस माइनस आता है, वो भी इस चीज को समझ के करें और स्टैटिस्टिक्स के
जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी सिलेक्शन तभी होगी जब आप एक एवरेज बच्चे से ऊपर पढ़ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज देखिए, देयर इज नो एंड टू इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब। एक चीज देखिए, इधर गए उधर गए, यही आपने एक को फॉलो कर लिया, जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, एक ही कोच होता है ना, और वही आपको जिताते हैं। आप सोच के देखिए, 6 कोचेस होंगे, 2 कोचेस होंगे, कभी क्रिकेट टीम ऐसे कहीं और जा रही है लेने के लिए गाइडेंस, कभी कहीं और जा रही, सक्सेसफुल हो पाएगा? यही अगर आपने कोई कोच ऐसा देख लिया, कोई संस्था ऐसी देख ली जहां पे पीछे क्रेडिबिलिटी है, भैया वहीं पकड़ लो, नहीं तो बहक जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप हमारी जूम टॉक्स पे भी देख लोगे, जो खुद बताते हैं कि मैम हम बहकते थे पहले, लास्ट में जाके पता चला और सिलेक्शन हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम देखिए स्टार्ट्स ऐसे पढ़ाते हैं बिल्कुल जो सबको समझ में आ पाए। अब स्टार्ट्स के अंदर मैं स्टार्ट करती हूँ इसी से कि टाइप्स ऑफ स्केल्स क्या होते हैं, किन स्केल्स के ऊपर आप मेजरमेंट लेते हो, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, बेसिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मीन डिविएशन क्या है। इस तरह पढ़ोगे मजा आ जाएगा, और जाके जब खुद प्रोफेसर बनोगे, क्लास में पढ़ाओगे तो खूब मजा आएगा बच्चों के डाउट्स क्लियर करने में। उनका बेस जब आप ऐसा कुछ अचीव करते हो ना कि आप किसी की लाइफ के अंदर कुछ एडिशन करते हो, स्पेशली वो चीज जिससे वो डर रहे होते हैं और उनको वो आप इजी बना दो, तो इट्स नथिंग ब्यूटीफुल देन दैट फॉर अ टीचर। तो ये करोगे, प्लस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है। पैरामीट्रिक के अंदर हम टी टेस्ट करते हैं, जेड टेस्ट करते हैं, एनोवा करते हैं, कोरिलेशन करते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, उसमें काई स्क्वायर करते हैं हम, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस करते हैं। प्लस इसके अलावा मैं आपको डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ स्केल कुछ और भी कोफिशिएंट कोरिलेशंस करवाती हूँ जो कि टाइप्स ऑफ स्केल्स के ऊपर होते हैं। जैसे 5 कोफिशिएंट हो गया, मेरी बुक है जो कॉन्सेप्ट की, इस टाइम पे एजुकेशन में टॉप की बुक तो यही चल रही है, ये वाली। अगर आपके पास ये बुक है तो नथिंग लाइक इट, इसको फॉलो करो। आई थिंक सभी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप देखोगे, अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो ऑनलाइन मंगा लो, एस चांद द्वारा पब्लिश की गई है, और नहीं तो आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज बुक शॉप्स जो है अच्छी वहां पे अवेलेबल होंगी, आप जरा चेक कर लेना इसको। क्योंकि यहाँ पे इस किताब के अंदर मैंने स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स पिछले सालों आए हैं 5-6 सालों में, वो कॉन्सेप्ट के बीच में मैंने वो सॉल्व किए हैं बच्चों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आगे हम करते हैं एनपीसी क्या होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्यूनेस क्या होती है, कर्टसिस क्या होती है, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हो, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सारा का सारा आप करते हो मेरे साथ स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फिर हम करते हैं क्वालिटेटिव। अब ये तो नंबर के अंदर डेटा आ गया, जब अपने पास कंटेंट वाला डेटा होता है तो डेटा रिडक्शन कैसे होता है कांस्टेंट कंपैरिजन क्या होता है, ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब बहुत सारे कंटेंट वाला रिसर्चेस भी होती है ना जहां पे नंबर्स नहीं होते, तो उनमें से ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या है। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में इस बारी जो है पैसेज आया है, बच्चे बता रहे हैं, जो जून वाला पेपर है, जून 2025 वाला। इसके अलावा नैरेटिव रिसर्च क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है, ट्रेंड स्टडीज क्या होती है, ये सारा का सारा आप क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स में पढ़ोगे। क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एथनोग्राफी क्या है, प्लस मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्या होती है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स हैं। लास्ट टाइम सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी पूछा गया, तो मिक्स्ड मेथड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल डिजाइन, सीक्वेंशियल, प्लस जो कॉन्करेंट डिजाइन है, नेस्टेड डिजाइन है, ये मैं आपको रिसर्च के अंदर पढ़ाती हूँ, जो आपका प्रॉपर मेरे साथ अगर आप पीडब्ल्यू में आते हो तो एक एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज आपका कवर होता है, ठीक है। ये रहा हिंदी इसका। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, जो सबसे प्यारी सी यूनिट है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे मजेदार यूनिट, इसमें कोई भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी यूनिट है। नाम है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। पेडागोजी यानी क्या, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। एंड्रोगोजी यानी क्या, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। असेसमेंट क्या है,
भैया आपकी और मेरी असेसमेंट इवैल्यूएशन जो है वो कैसे हुई थी, कैसे होती है स्टूडेंट्स की, ये सारा का सारा इसके अंदर है। हम करते हैं पेडागोजी क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल पेडागोजी क्या होती है जो पॉलो फ्राई ने दी है, क्या इसके इम्प्लीकेशन है, मेमोरी लेवल क्या होता है टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है। हर्बर्ट ने दिया मेमोरी लेवल, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग, विजी हंट ने दिया रिफ्लेक्टिव लेवल। ये आप करते हो, जो आपका पेपर 1 का भी कॉमन पार्ट है। एजुकेशन वालों को ये एज होती है कि पेपर 1 के बहुत सारे यूनिट्स जैसे हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, आपके आधा सिलेबस एजुकेशन में ही कवर हो जाता है। ठीक है, फिर हम करते हैं कि भाई एंड्रोगॉजी क्या है, एंड्रोगॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लास्ट टू लास्ट टाइम मेरे बुक में जो मैल्कम नॉवेल्स के अलावा मैंने अलेक्जेंडर कैप का नाम दिया हुआ है, जो आज तक कभी ना पूछा गया था। बुक जब आई थी उसके अंदर जिक्र था और वो क्वेश्चन भी आया था। एंड्रोगॉजी क्वाइन किसने किया, किसका कॉन्सेप्ट है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी क्या होती है, असेसमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट माइकल स्क्रिवन ने दिया। कौन से, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक। इसके अलावा इप्सेटिव कराती हूं मैं आपको, प्लेसमेंट क्या होती है, राइट, डायग्नोस्टिक क्या होती है, ये तरह के असेसमेंट्स हैं, ये हम करते हैं। प्लेसमेंट क्या है, इसके अलावा जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, अफेक्टिव टेक्सोनॉमी है और साइकोमोटर डोमेन, ये हम करते हैं। असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव जो है क्रॉथहॉल ने, आपको पता है, दिया था, एंडरसन और क्रॉथहॉल ने, जो क्या था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का रिवाइज्ड वर्जन था। अफेक्टिव जो क्रॉथहॉल ने दिया, साइकोमोटर डोमेन जो डेव ने दिया, हम ये करते हैं। असेसमेंट कैसे होती है पेडागोजी के अंदर, जिसके अंदर फीडबैक डिवाइसेस, पोर्टफोलियो क्या है, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, एंगेजमेंट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, रूब्रिक्स कैसे होते हैं, असेसमेंट ऑफ टीचर्स आप कैसे करोगे थ्रू आईसीटी मींस, ये होता है। और एंड्रोगॉजी के अंदर आप असेसमेंट कैसे करते हो, जिसके अंदर आप फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस मैट्रिक्स पीएक्स करते हो और साथ में चार्ल्स गैलोवे इंटरैक्शन एनालिसिस ये करते हो। क्या इसके प्रिंसिपल्स है, क्या क्राइटेरिया है, इनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स हम करते हैं। ठीक है, रूब्रिक्स और सेल्फ और पीयर इवैल्यूएशन भी आप करोगे। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रीसेज क्राइटेरिया आता है। ओके जी, ये रहा हिंदी ट्रांसलेशन। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 8 के ऊपर, जो है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। बहुत मदद करती है ये आपके पेपर 1 के अंदर। लंबी चौड़ी लग रही है भाई, बहुत सिंपल है, सिंपल बताती हूँ इसके अंदर क्या है। आईसीटी क्या है, ईटी क्या है, आईटी क्या है, इन तीनों के बीच में फर्क क्या है, आईसीटी को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं एजुकेशन में, कौन से तरह के मॉडल्स हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होती है, सीएआई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सीएमएल कंप्यूटर मीडिएटेड लर्निंग, सीबीटी जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कहते हैं, एक्चुअली में वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी है, ये आप करते हो। कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन से एप्स हैं आजकल जिससे कि आप आईसीटी को इंटीग्रेट कर सकते हो पढ़ाई के लिए। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आईसीटी कैसे हमें हेल्प करता है। बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज जो यूनिट 3 में भी आपने की हैं वो आप दोबारा इसके अंदर करते हो। और स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, स्किनर को बोला जाता है फादर ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। पियाजे, ऑजुबेल, विगोत्स्की, ब्रूनर की थ्योरीज जो है वो कैसे लगती हैं जब हम आईसीटी को इंटीग्रेट करते हैं एजुकेशन के अंदर, ये आप करेंगे। क्या रिलेशनशिप है लर्निंग थ्योरीज का इंस्ट्रक्शनल थ्योरी के साथ, ये आप करेंगे। सिस्टम्स अप्रोच करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, जैसे एडी मॉडल हो गया, एश्योर मॉडल हो गया, मेजन मॉडल हो गया, ये सारा का सारा, डिक एंड कैरी मॉडल हो गया, गैगनेज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए गैगने का जो लर्निंग मॉडल वो यूनिट 3 में करते हो, गैगने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आप यूनिट 8 में करते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे मॉडल बेस ज्यादा है, थोड़ा लर्निंग करना पड़ेगा, मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है, मेमोराइज भी करना पड़ता है। ठीक है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल क्या होता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड क्या होता है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी होता है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, ये सारा का सारा आप आईसीटी के अंदर करेंगे। प्लस इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है। देखिए इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर बहुत सिंपल है, जैसे मूक्स है, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मूक्स के क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो स्पेशली फोकस होता है मूक्स के ऊपर, जैसे इस बार क्वेश्चन आया एक्स मूक क्या है, सी मूक क्या है, ये मेरी पेपर 1 की बुक है, इसके अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है एक्स मूक और सी मूक्स का टाइप, उसमें से क्वेश्चन आया, राइट। उसके बाद आप करते हो कि ई इंक्लूशन के अंदर किस तरह, यानी कि इंक्लूशन जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अंदर आईसीटी कैसे हमारी मदद करता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएटिव कॉमन्स का। तो क्रिएटिव कॉमन्स यहाँ पे एज सच डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। कितनी तरह के लास्ट टाइम आया था, ठीक है, जो जनवरी में पेपर हुआ है उसके अंदर आया था। फिर डिलोन एंड मैकलीन आईएएस सक्सेस मॉडल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, वो आता है। क्वालिटी कैसे जज की जाती है ई लर्निंग रिसोर्सेज की, आता है। देन इवैल्यूएशन एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च के अंदर आईसीटी कैसे मदद करता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिव्यू ऑफ लिटरेचर, है ना, या आपने जो डेटा एनालिसिस करना है, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एसपीएस थैंकफुली आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, शुक्र मनाइए, है ना, आर वगैरह, ये सब हम नाम याद करते हैं कि कैसे जो रिसर्चर है वो रेफरेंस मेंटेन कर सकता है, साइटेशन मेंटेन कर सकता है अपना, कैसे उसको फॉर एग्जांपल आप कैसे आईसीटी की मदद से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो रिसर्च के अंदर। जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वाले हैं वो आईसीटी को कैसे मदद कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रजिस्टर मेंटेनेंस के अंदर, बजट मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है। टीचर कैसे इवैल्यूएशन करती है, किस तरह इवैल्यूएट कर सकती है, ईमेल के थ्रू आपके असाइनमेंट्स मंगा लेती है, सीबीटी मोड के थ्रू आपका, जैसे हम लोग आपकी क्विज करवाते हैं, डिटेल में पता चल जाता है कितने टाइम में, कितने एवरेज टाइम में कितने बच्चों ने सही आंसर किया, कितने क्वेश्चन से कितने सही गए, कितने गलत गए। तो इवैल्यूएशन के अंदर असेसमेंट के कौन से टूल्स हैं, सर्वेज वगैरह, ये सब आपका आता है यूनिट नंबर 8 में। अब अगेन ये यूनिट आती है जिसमें सब भाई घबराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट लीडरशिप। जब मैंने अपनी मास्टर्स की थी तो मैं क्लास में बहुत बारी बताती हूँ, हमारे एक नई असिस्टेंट प्रोफेसर थी और मैंने इलेक्टिव लिया था ये, और उन्होंने एक भी क्लास नहीं ली थी, एक भी, आई स्टिल रिमेंबर। और मेरे को घबराहट होती थी क्योंकि इसकी एज सच कोई बुक भी नहीं होती थी, पता है आपको, ढूंढना पड़ता था। एक बुक किसी ने लिखी है, उसमें एक टॉपिक है, 90% टॉपिक्स है ही नहीं, तो बहुत डर लगता था। तो मैं स्पेशली, मेरे ये यूनिट बहुत क्लोज टू माय हार्ट है, और बस उन्होंने लास्ट में एक क्लास ली थी और वहाँ पे भी हमसे हेलो हाय करके हमें छोड़ दिया था, सारा का सारा खुद पढ़ना पड़ा था। तो और बच्चे इससे घबराते हैं, आई थिंक वो भी शायद कॉन्ट्रैक्चुअल थी असिस्टेंट प्रोफेसर, और मुश्किल हालातों में मिल गई होगी उनको ये वाली यूनिट पढ़ाने को, बाकी प्रोफेसर्स ने नहीं लिया होगा इलेक्टिव। तो ये यूनिट अगेन इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बड़े मजे से करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ भाई, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं, लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की थ्योरीज क्या है, लीडरशिप के मॉडल्स कौन से हैं, एक बार यहां से भी देख लेते हैं, ठीक है। मीनिंग, देन ये पीओएस डीसीओआरबी क्या होता है भाई, ये अब तब बताए, अभी बता दे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ, डायरेक्टिंग ये बाद में ही बताएंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग और बजटिंग। सीपीएम क्या है, पर्ट क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, ब्यूरोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन एज ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर की थ्योरी है, हम ये करते हैं बहुत अच्छे से। लीडरशिप कैसे होती है, लीडरशिप का मीनिंग क्या है, ट्रेड थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, साइकोडायनामिक, कल्चरल, कैरिज्मेटिक करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, मजे से हम करते हैं जिससे सब घबराते हैं, ब्लेक एंड मूटॉन, जिसके ऊपर इस बार भी क्वेश्चन आया है और हमेशा आता है, मेरी फेवरेट है ये मॉडल। हर्शी एंड ब्लांचार्ड, फील्डर्स कॉन्टिजेंसी, ट्राई डायमेंशनल, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ये सारा का सारा हमारे सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा हम करते हैं क्वालिटी इन एजुकेशन, हम कैसे जज कर सकते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, जैसे इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इसके अंदर देखा जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होती है, क्वालिटी कंट्रोल, 6 सिग्मा, क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और अपने पास हैं जो क्वालिटी गुरुज हैं जिसके अंदर हम शेवॉट, डेमिंग और प्रहलाद को कवर करते हैं क्वालिटी गुरुज के अंदर। ये रहा आपका हिंदी ट्रांसलेशन, अभी ये खत्म नहीं हुई यूनिट, ओके। और इसमें हम लास्ट के अंदर करते हैं बहुत ही प्यारा सा मॉडल जिसको हम बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट के डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसके अंदर हम कर्ट ल्यूइन का करते हैं 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज, जिसके अंदर अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग। अब ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये छुटका सा ही है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस देके आधे तो वैसे ही डर गए होंगे, ठीक है। जापानीज मॉडल ऑफ चेंज, जस्ट इन टाइम, पोकायोके क्या होता है, अप्रेजल कॉस्ट क्या है, फेलियर कॉस्ट क्या होती है, प्रिवेंशन, अगेन सीबीए, सीए जो हमने यूनिट 2 में किया था उसको हम करते हैं। और मैं आपको फिर से बताऊं, घबराना मत, कोर्स में आ जाना, कब कंप्लीट होगा, कब एक्सपर्ट बनोगे पता भी नहीं चलेगा।
और एक तरह से होता है ना, जब हम रोज क्लास लगाते हैं, जैसे क्लासेस होती थी स्कूल के अंदर, तो जब हम टीचर से रोज रोज क्लासरूम में मिलते हैं तो अपने आप लगाव हो जाता है, अपने आप डिसिप्लिन बन जाता है। और कितनी एक्सपैंड आपका सिलेबस है, वाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके पास अभी 5 महीने, 4 महीने बोलूंगी, 4 से 5 महीने, नॉट 6 महीने, उसके अंदर कब आपका सिलेबाई कोर्स के अंदर कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्लस हम यूट्यूब के ऊपर एक्स्ट्रा सेशन लेंगे, तो सिर्फ यूट्यूब से मुश्किल होता है until and unless you are very very intelligent। तो घबराना नहीं है भाई, सिलेबस देखिए, अगर कोर्स के अंदर तो इसको हम आराम से करा देते हैं। और बाकी अगर आप फ्री लर्नर हो और बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जब वैसे तो मैं मानती हूँ कि कम ही है, मतलब इन द सेंस अगर आप बाहर से कंपेयर करेंगे तो अगर आप अपना थोड़ा फोन का डेटा को थोड़ा बचा लेंगे, थोड़ी पॉकेट मनी बचा लेंगे, तो आप आ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने 15 घंटे का फ्री क्रैश कोर्स दिया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप पढ़ सकते हो। 77,000 बच्चे तो ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं। 9 घंटे का 15 घंटे का है वो, और 12 घंटे की मैंने मैराथन भी दी हुई है। तो आप अगर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैंने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि आप वो क्रैश कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 महीने का जो कोर्स है उसको जस्टिफाई करना मतलब मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश की है, तभी मैं कहती हूँ कि जितना हो सके आप जो है कोर्स के अंदर आ जाओ, ये चीजें आराम से हो जाएंगी। एंड आई एम सेइंग इट फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। जितना मैं लास्ट में यही बोलती हूँ कि इट इज अप टू यू, आई कैन ओनली टेल यू द बेनिफिट्स, रेस्ट इज योर चॉइस, ठीक है। डोंट थिंक इट इज अ कंपल्शन, आई कैन ओनली गाइड यू। उसके बाद हम करते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज और इंडियन क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज। इसके अंदर हम नैक भी करते हैं, IQAC भी करते हैं, INQAAHE भी करते हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी हम करते हैं यूनिट नंबर 9 के अंदर। दैट्स अबाउट इट। और अब हम आएंगे यूनिट नंबर 10, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई इंक्लूशन है क्या, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेटेड, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, इसकी एपेक्स बॉडी हमारे देश में कौन सी है, आरसीआई एक्ट कब आया, जो डिफरेंट हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं उन्होंने इंक्लूशन के बारे में क्या कहा। प्लस इसके अंदर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको करवाती हूँ क्योंकि वो पूछा जाता है। NEP जो अभी लेटेस्ट पॉलिसी है जो इंक्लूशन के ऊपर ही बेस्ड है, वो क्या बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ये आता है। फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स, देखिए डाइवर्स लर्नर्स, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज, ये सभी इसका पार्ट है। इंडिया के अंदर लीगल प्रोविजंस क्या है इंक्लूशन को लेके, 86 की जो पॉलिसी है, 92 की जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, PWD एक्ट 1995, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 जो अभी आया है, मैं आपको वो भी करवाती हूँ। NEP 2020 के इंक्लूजन प्रोविजंस भी करवाते हैं। प्लस RCI एक्ट 1992 में आया, RCI रिहैबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से कराते हैं। प्लस सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, UNCRPD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और उसके इम्प्लीकेशंस हम करते हैं। इसके अलावा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके बहुत सारे थ्योरीज और मॉडल्स हैं। ICF मॉडल क्या है, रेडीनेस ऑफ स्कूल, मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या प्रिवेंशन होती है, क्या क्योर होता है। डिसेबिलिटीज भी बहुत तरह की होती है, बहुत कैटेगरी की होती हैं। RPWD एक्ट आप करते हो जो 2016 के अंदर आया, जिसके अंदर PWD मर्ज हो गया था, ठीक है। RPWD एक्ट जो है 2016 के अंदर, इसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज है, इसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज हैं। ये सारा का सारा आप हमारे साथ पढ़ते हो, ये हिंदी में है, अब लास्ट है ये, ठीक है। अच्छा, किस तरह से आप प्लानिंग करते हो कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसको मैनेज कैसे करना है, उसको प्लान कैसे करना है, ये सारा का सारा इसके अंदर आता है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे पास टीचर्स किस तरह के होने चाहिए, हेल्प किस तरह की होनी चाहिए, कौन से असिस्टिव और अडेप्टिव डिवाइसेस हैं जिनसे कि आप डिफरेंट तरह की डिसेबिलिटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको ब्रेल कैसे मदद कर सकते हैं, राइट। लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो लोकोमोटर के अंदर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बैरियर्स को कैसे रिमूव कर सकते हो, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग लिफ्ट्स, रैंप्स, ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्प,
स्विचेस को बिल्कुल अच्छे एंगल पे लगाना जिससे बच्चा उसको अप्रोच कर पाए। उसी प्रकार से जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड हो गए तो किसको हमारे मतलब इंडियन लीगैलिटीज के अंदर ब्लाइंडनेस किसको डिक्लेयर किया जाता है, विजुअली इम्पेयर्ड किसको बोला जाता है, वो प्रॉपर कैटेगरीज आप करोगे। एड्यूकेबल इंटेलिजेंट कौन होता है, राइट। आईक्यू जिसको हम नॉर्मल कहते हैं वो क्या है, कौन ऐसा बच्चा है, ऑटिज्म के लेवल्स क्या होते हैं, हियरिंग डिसेबिलिटी के लेवल्स क्या होते हैं, ये सब आपको करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे और है, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे टाइप के, जैसे कि डिस्ग्राफिया क्या है, राइट, डिस्मोर्फिया क्या है, बहुत सारे हैं, मैं बता रही हूँ, आप पढ़ोगे अभी आप घबरा जाओगे अगर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये सारा आता है। स्पिक्सिया क्या है, फेजिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, ये सारा का सारा हम बहुत सारे हैं, ये मैं आपको कवर कराती हूँ। फिर उसके बाद ये अडेप्टिव असिस्टिव डिवाइसेस, क्या एड्स एंड अप्लायंसेस चाहिए होते हैं, सरकार कौन से प्रोवाइड करती है, रिमीडियल टीचिंग हम कैसे कराते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान कैसे बनता है। और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होता है कि जो बच्चा डिसेबिलिटी का शिकार है उसके लिए स्पेशल टीचर और स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स, टीचर सब मिलके जो है प्लान बनाते हैं कि किस तरह उसको पढ़ाना है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उसका लेवल ऑफ अचीवमेंट है और उसको कैसे असेस करना है। प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर टीचर्स का क्या रोल है, पेरेंट्स का रोल क्या है, पीयर ग्रुप का क्या रोल है, स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, ये हम करते हैं। और लास्ट के अंदर बहुत ही सिंपल है, क्या फैसिलिटेटर्स होते हैं और क्या बैरियर्स होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हैं या कोई और है, अगर एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, ठीक है, या साइकोलॉजिकल बैरियर है, पैसे नहीं है, फंडिंग की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स प्रॉपरली अवेयर नहीं है, तो ये सारे के सारे हमारे बैरियर्स होते हैं। और फैसिलिटेटर्स होते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को इजिली होने के अंदर मदद करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर अडेप्टिव असिस्टिव डिवाइसेस जो है कैसे प्रोवाइड करनी है ये लिखा होता है। रिसर्च क्या चल रहा है, रिसर्च ट्रेंड्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आईपी के ऊपर रिसर्च ट्रेंड चल रहा है, आईसीटी कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, ये सारा का सारा ट्रेंड और रिसर्चेस जो है आप कवर करते हो। दैट्स अबाउट इट। ज्यादा तो नहीं लग रहा, ज्यादा तो नहीं लग रहा, हाँ। तो एक चीज है, या तो इस सिलेबस को ले लो, ठीक है, और टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ते रहो, ठीक है, अगर आप फ्री लर्नर हो। यही अगर आप कोर्स में आते हो तो आपको पता है ये सिलेबस है, रोज की क्लास देखो, मैम की क्लास देखो, सिलेबाई देखो, और एक एक फिक्स्ड विजन से आप सिलेबाई को कवर कर लो। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबाई जो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। देखने में वास्ट लग सकता है लेकिन ये ठीक ठाक है, डूएबल है। आपके पास 4 से 5 महीने हैं, अच्छे से आप कवर कर पाओगे और फिर उसके बाद आप रिवीजन भी कर पाओगे। और याद रखना स्टूडेंट्स, टॉप 1% और टॉप 6% ही आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में। पीएचडी वाले पीएचडी करनी पड़ती है पहले, और दूसरा ये कंपटीशन का टाइम है, कट ऑफ्स बहुत हाई जा रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा, है ना। दिन में 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे किसी और के पास हैं, 24 घंटे मेरे पास हैं। तो अभी आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इसको डिवोट करते हैं टाइम, क्योंकि बेटा इवेंचुअली लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं होती है। ट्रस्ट यू मी, कोई जितना मर्जी बोल दे अरे मैंने लास्ट के 1 महीने पढ़ा था, हफ्ता पढ़ा था, सब हमको पता है क्या रियलिटी है। शौक होता है कई लोगों को, बट मैं आपको बोलने का, राइट, बट एक्चुअली में आपको मिनिमम 4 से महीने चाहिए ऑफ रिगरस स्टडी। सो सी यू ऑल इन द क्लासरूम्स। और अगर अभी भी कोई डाउट है सिलेबाई को लेके आप मेरे से पूछ सकते हो, स्ट्रैटेजी को लेके आप पूछ सकते हो। और ये जो पीपीटी है ये हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ऑफिशियल टेलीग्राम है डॉक्टर प्रियंका शर्मा PW, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा पर्सनल टेलीग्राम है एजुकेशन बाय डॉक्टर प्रियंका शर्मा, जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस से ही एंट्री मिलती है, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा ऑफिशियल PW का चैनल जो कॉमन चैनल है जिसके अंदर हम सभी पेपर 1 पेपर 2 के वीडियोस शेयर करते हैं, आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो। So that's about it. Take care of yourself. I'll see you in the course classes very, very soon. And of course on YouTube also on Monday, Wednesday and Friday at 5 p.m. Take care of yourself. Bye-bye.